नमस्कार, उत्तराखंड प्राइम देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं कौशल सेठ। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। टिहरी से ये एक बड़ी खबर आ रही है जहां क्वारंटीन सेंटर में एक शख्स की मौत हो गई है। तो बड़ी खबर आपको बता दें, टिहरी से आ रही है जहां क्वारंटीन सेंटर में एक शख्स की मौत हो गई है। जड़ी पानी क्वारंटीन सेंटर में इस शख्स की मौत हुई है और बताया जा रहा है कि ये शख्स कैंसर से पीड़ित था। तो बड़ी खबर, टिहरी में क्वारंटीन सेंटर में एक शख्स की मौत हो गई है। जड़ी पानी क्वारंटीन सेंटर में ये शख्स रह रहा था जहां इसकी मौत हुई है और बताया जा रहा है कि ये शख्स कैंसर से पीड़ित था और अब सैंपल इसका जांच के लिए, कोरोना जांच के लिए भेजा गया है। साथ ही ये भी बताया जा रहा है कि 24 जून को दिल्ली से आया था ये शख्स जिसकी मृत्यु हुई है। आगे बढ़ते हैं। पतंजलि की दवा कोरोनिल पर उठ रहे सवालों को लेकर योग गुरु बाबा रामदेव और आचार्य बालकृष्ण ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। रामदेव ने कहा कि हमने मॉडर्न साइंस के प्रोटोकॉल के तहत रिसर्च की है और हमने कोरोनिल दवा से जुड़ी पूरी रिसर्च आयुष मंत्रालय को दी थी। जिसको भी देखना है वो देख सकता है। बाबा ने आरोप लगाया कि देश में खराब वातावरण बनाने की कोशिश की जा रही है, जिस वजह से आयुर्वेद पर काम करना गुनाह हो गया है। किस तरह से कोरोना के सिम्टम्स के ऊपर, उसके व्यक्ति के सिस्टम के ऊपर ये औषधियां काम करती हैं आयुर्वेद की। जो भी देखना चाहे उस क्लिनिकल कंट्रोल ट्रायल की पूरी रिसर्च वो हमने आयुष मंत्रालय को जमा की हुई है। अब जब सारे अप्रूवल से लेकर के आयुर्वेद को क्लिनिकल कंट्रोल ट्रायल के जो भी पैरामीटर्स मॉडर्न मेडिकल साइंस ने सेट किए, स्वामी रामदेव ने पैरामीटर्स नहीं बनाए हैं, आचार्य बालकृष्ण ने पैरामीटर्स सेट नहीं किए हैं, ये पतंजलि के बनाए हुए पूरे प्रोटोकॉल्स नहीं है, ये मॉडर्न मेडिकल साइंस ने जो प्रोटोकॉल बनाए उन प्रोटोकॉल्स के अकॉर्डिंग हमने ये रिसर्च किया। हमने क्लिनिकल कंट्रोल ट्रायल का डेटा सामने रखा तो मानो तूफान सा उठ गया, भूकंप सा आ गया, चूल्हे हिल गई। उन ड्रग माफियाओं की, उन एमएनसीज के माफियाओं की, उन भारत और भारतीयता स्वदेशी विरोधी ताकतों की जड़ें हिल गई। और ये हो क्या गया? ये टाई साई पहनने वाले ये तो रिसर्च करते थे, ये लंगोटी धोती पहनने वाले कब से रिसर्च करने लगे? तो तुमने ठेका ले रखा है कि तुम ही रिसर्च करोगे? एक सन्यासी एक साइंटिस्ट की भूमिका में नहीं हो सकता, एक आचार्य वो जो है उस साइंस और टेक्नोलॉजी में, रिसर्च में काम नहीं कर सकता। ये कौन सी अस्पृश्यता है? ये एक नई इंटचेबिलिटी, एक नई अस्पृश्यता, एक नई घृणा, एक नया उन्माद, ये किस तरह का हेट का दौर है? ये किस प्रकार से एक पूरी की पूरी एक सामंतवादी, एक साम्राज्यवादी सोच है कि कोई वेद पढ़ा हुआ, कोई भगवा कपड़ा पहनने वाला, कोई सन्यासी, कोई आचार्य कैसे रिसर्च कर सकता है? आगे बढ़ते हैं। उत्तराखंड की चारधाम यात्रा की आज से शुरुआत हो गई है। जोशीमठ स्थित बद्रीनाथ धाम के दर्शन सुबह 7 बजे से श्रद्धालु कर सकेंगे। आज सुबह सेना के जवानों के अलावा स्थानीय लोगों ने भगवान बद्री विशाल के दर्शन किए। दर्शन के दौरान सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया गया। अब उत्तराखंड के स्थानीय निवासी चारधाम की यात्रा कर सकेंगे, लेकिन यात्रा के लिए ऑनलाइन आवेदन करना होगा। आज प्रभात 7 बजे से लोग मंदिर आना प्रारंभ हुए हैं। यद्यपि गिनती के लोग आए हैं, थोड़ा आर्मी के लोग आए हैं। व्यवस्था तकरीबन जैसी गाइडलाइन थी बना ली गई है। मंडप के भीतर व्यक्ति जा रहे हैं, एक निश्चित दूरी से दर्शन कर रहे हैं और निश्चित दूरी से परिक्रमा कर रहे हैं। और आगे बढ़ते हैं। चारधाम यात्रा के विरोध में तीर्थ पुरोहित आ गए हैं। यमुनोत्री धाम के तीर्थ पुरोहितों ने विरोध जताया है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, चारधाम यात्रा के विरोध में तीर्थ पुरोहित आ गए हैं। यमुनोत्री धाम के तीर्थ पुरोहितों ने विरोध जताया है। उनका कहना है कि ये यात्रा भी ना शुरू की जाए। तीर्थ पुरोहितों ने क्रमिक अनशन शुरू कर दिया। नितिन चौहान हमारे संवाददाता इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए। नितिन, जिस तरह से देवस्थानम बोर्ड के फैसले का विरोध कर रहे हैं तीर्थ पुरोहित, अभी मना कर रहे हैं कि वो यात्रा शुरू ना की जाए, अब क्रमिक अनशन पर बैठ गए, क्या कुछ जानकारी है?
देखिए, जिस तरीके से आज 1 जुलाई से यानी कि राज्य सरकार ने देवस्थानम बोर्ड का जो फैसला था कि जो राज्य स्तरीय जो श्रद्धालु हैं वो 4 धाम यात्रा कर पाएंगे, लेकिन इससे पहले ही जो यात्रा शुरू होनी थी, यमुनोत्री के जो तीर्थ पुरोहित हैं वो माँ यमुना का जो शीतकालीन प्रवास है उसी मठ खरसाली, इसी में यमुना मंदिर है। यमुना मंदिर के प्रांगण में ये जो तीर्थ पुरोहित है वो धरने में बैठ गए हैं। उनकी एक ही मांग है कि ये जो यमुनोत्री धाम की जो यात्रा है वो किसी भी तरह से खोली न जाए, क्योंकि अभी जिस तरीके से वर्तमान हालातों को जो उन्होंने जिक्र किया है कि पूरे देश भर में इस तरीके का वो चल रहा है, या फिर अगर हम यहाँ उत्तराखंड की अगर बात करें तो उत्तराखंड में भी ऐसे मामले जो सामने आ रहे हैं, और अगर वही लोग अगर यमुनोत्री में जाते हैं तो ऐसे में वो भी संक्रमित हो सकते हैं। यही कारण है कि जो तीर्थ पुरोहित हैं वो अपनी मांग पर अड़ गए हैं, और अब अपनी मांगों को लेकर ये देवस्थानम बोर्ड के फैसले को लेकर वो विरोध में अब माँ यमुना के जो शीतकालीन प्रवास है माँ यमुना मंदिर उसमें बैठ गए हैं। जी, बहुत शुक्रिया नितिन आपका तमाम जानकारी के लिए। 4 धाम यात्रा के विरोध में तीर्थ पुरोहित क्रमिक अनशन पर बैठ गए हैं। यमुनोत्री धाम के तीर्थ पुरोहित विरोध जता रहे हैं। आगे बढ़ते हैं, एक और बड़ी खबर आ रही है हल्द्वानी से, जहां मरीजों और तीमारदारों का हंगामा हुआ है। निजी अस्पताल में मरीजों ने यह हंगामा किया है। हल्द्वानी से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, मरीजों और तीमारदारों ने जमकर हंगामा किया है। अंकित शाह हमारे संवाददाता इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए। लगता है कुछ तकनीकी खामी के चलते संपर्क नहीं हो पा रहा है, लेकिन आपको बताएं कि हल्द्वानी की ये बड़ी खबर है, जहां पर मरीज और तीमारदारों ने हंगामा किया है। निजी अस्पताल में 2 दिन से इलाज ना मिलने पर ये मरीज भड़के और इसके बाद अब हंगामा करने लगे। डिस्चार्ज ना करने और खाना ना मिलने का भी इन मरीजों और तीमारदारों ने आरोप लगाया है निजी अस्पताल प्रशासन पर। हल्द्वानी से बड़ी खबर, मरीजों और तीमारदारों का हंगामा हुआ है निजी अस्पताल में। ये हंगामा किया गया है, 2 दिन से इलाज ना मिलने पर ये मरीज भड़क गए हैं और साथ ही आरोप लगा रहे हैं कि उन्हें डिस्चार्ज नहीं किया जा रहा है और ना ही उन्हें यहां पर खाना मिल पा रहा है। तो अस्पताल में 2 दिन पहले कोरोना से मरीज की मौत हुई थी। अंकित हमारे संवाददाता इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए। अंकित, क्या कुछ जानकारी मिल पा रही है, किस तरह का ये हंगामा, फिलहाल क्या स्थिति है मौके पर? देखिए, आपको बता दें कि ये हल्द्वानी के निजी अस्पताल का मामला है, जहां पर तीमारदार और मरीजों ने हंगामा खड़ा कर दिया है और उनका साफ आरोप है कि यहाँ पर तीमारदारों को और जो मरीज जहाँ पर जो भर्ती हैं, पेशेंट भर्ती हुए हैं, उनको वहाँ पर खाना नहीं दिया जा रहा है। और आपको पहले बता दें कि ये जो अस्पताल है इसमें 2 दिन पहले ही कोविड पेशेंट की मृत्यु हुई थी। उसके बाद इसको क्वारंटाइन किया गया था और जितने भी यहाँ पर जो पेशेंट है उनको यहाँ पर रखा गया था। पेशेंट्स ने साफ आरोप लगाया कि हमको रखा तो गया, लेकिन यहाँ पर स्टाफ की ओर से कोई उनको सुविधा नहीं दी जा रही है और कोई भी आला अधिकारी यहाँ पर उनको देखने नहीं आ रहा है। जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया अंकित आपका तमाम जानकारी के लिए। पंतनगर के तराई पूर्वी वन प्रभाग के गौल रेंज एक नर हाथी की मौत से वन विभाग में हड़कंप मचा हुआ है। वन विभाग का कहना है कि हाथी की मौत बीमारी की वजह से हुई है। वन विभाग की टीम हाथी के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। तो अभी हाल ही में वन जो हाथी हैं उनकी गणना का काम किया था वन विभाग की टीम में, जिसमें यह दावा किया गया था कि 20% हाथियों की जो संख्या है उसमें इजाफा हुआ है। लेकिन इस बीच हाथियों की इस तरह से मौत कहीं ना कहीं व्यवस्था पर एक सवाल खड़ा कर रही है। पंतनगर की ये तस्वीरें हैं जहां नर हाथी की मौत हो गई और अब वन विभाग ये दावा कर रहा है कि बीमारी के चलते इस हाथी की मौत हुई है। नेपाल के साथ भारत की तनातनी का असर पिथौरागढ़ में सीमावर्ती इलाकों में साफ देखा जा सकता है। एबीपी गंगा आपको सबसे पहले दिखाया था कि कैसे नेपाल ने महाकाली नदी के पार अपनी सेना की तैनाती बढ़ा दी है, तो वहीं अब ऐसे तमाम स्थानों पर आवाजाही बंद है जहां से लोग भारत और नेपाल के बीच आया जाया करते थे। मैं उसी निर्माणाधीन राष्ट्रीय राजमार्ग पर हूं जिसको लेकर चीन आपत्ति जता रहा है। चीन का कहना यही है कि ये राजमार्ग, ये जो एक बड़ा मार्ग भारत बना रहा है बॉर्डर पर, इसको नहीं बनाना चाहिए। मैं आपको 2-3 चीज़ें इसी निर्माणाधीन मार्ग से दिखाऊंगा। ये इधर ये महाकाली नदी है, उसके दूसरी तरफ नेपाल है, तो इधर हम भारत में खड़े हैं और उधर का हिस्सा
नेपाल है, ये नेपाल देश है और ये भारत देश है। तो ये बीच में महाकाली नदी, जैसा मैंने पहले भी बताया कि ये डिमार्केशन करती है, इस सरहद को तय करती है महाकाली नदी, एक तरफ भारत और एक तरफ नेपाल। और ये सुनसेरा गांव है जहाँ से ये नदी आ रही है सामने नेपाल से। ये नेपाल की नदी का ये बरती घाट पर ये संगम हो रहा है महाकाली नदी में। और ये किंतोला से थोड़ा आगे और पांगला से थोड़ा पहले एक जगह है, ये बहुत खूबसूरत जगह है। और ये वही निर्माणाधीन मार्ग है जो लिम्पियाधुरा और काला पानी और लिपू लेक को जोड़ता है। इसी को लेकर चीन की बहुत भयानक आपत्ति है कि ये नहीं बनना चाहिए, और इसीलिए वो नेपाल को उकसा रहा है कि वो इस मार्ग को ना बनने दे। इसी के लिए मैं एक चीज़ और बताऊंगा कि चूंकि आजकल तनाव है, और मेरे सामने वो एक सीमेंट का आप गुंबद देख रहे होंगे, कंक्रीट का गुंबद है, और उस गुंबद में एक तार जुड़ा था, और वो तार उधर जो सुनसेरा गांव से जो नदी आई है तो उस पर वो पार होकर वो वहाँ नेपाल के एरिया में जाता था। वहाँ भी एक ऐसा ही कंक्रीट का एक पिलर खड़ा है जिसमें वो तार कनेक्ट होता था। तो इस तार से सुनसेरा गांव और जो इसकी पहाड़ी के पीछे जो बसे हुए और भी गांव हैं उनकी आवाजाही इधर होती थी, और वो आकर अपना व्यापार और करते थे, अपना बाजार करते थे, और वो भारत के लगातार संपर्क में रहते थे। लेकिन पिछले दिनों से जिस तरह से ये तनाव हुआ है और नेपाल ने नक्शा पास किया है और यहाँ पर लिम्पियाधुरा, लिपू लेक और काला पानी को अपने नक्शे में दिखा दिया है, पिथौरागढ़ के और भी बहुत बड़े हिस्से को अपने नक्शे में दिखा दिया है। तो पिछले कई दिन से ये पहली बार हुआ है कि ये तार हटा दिया गया है, वायर हटा दी गई है। अपने सहयोगी कैमरामैन प्रमोद वाजपेयी के साथ निर्माणाधीन मार्ग लिम्पियाधुरा से अजीत सिंह राठी। लद्दाख की गलवान घाटी में सीमा को लेकर चल रहे विवाद के बाद देश भर में चाइना के खिलाफ गुस्सा है। एक तरफ जगह जगह लोग प्रदर्शन कर चाइना के खिलाफ गुस्सा जता रहे हैं, तो वहीं उधम सिंह नगर में राइस मिलर ने चावल की छटाई के लिए इस्तेमाल होने वाली 12 मशीनों का ऑर्डर चीन से कैंसिल कर दिया है। साथ ही अब इन 12 मशीनों का ऑर्डर जापान की कंपनी को दे दिया है। इन 12 मशीनों की कीमत 2 करोड़ से ज्यादा बताई जा रही है। तो चीन को राइस मिलर का झटका लगा है। उधम सिंह नगर में एक बार फिर मौसम विभाग ने प्रदेश में 3 से 5 जुलाई तक अच्छी बारिश की संभावना जताई है। इसके साथ ही कुमाऊं के ज्यादातर हिस्सों में और गढ़वाल में, टिहरी और देहरादून में भी 3 से 5 जुलाई तक भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। वहीं प्रदेश में चारधाम यात्रा भी शुरू हो गई है। ऐसे में यात्रा की शुरुआत में ही बारिश के अलर्ट के चलते मौसम विभाग ने यात्रियों को सतर्कता और सुरक्षा के साथ यात्रा करने की बात कही है। 1 जुलाई से बात करें तो 1 और 2 जुलाई में भी बहुत एक्टिविटी नहीं है प्रदेश में। कुमाऊं क्षेत्र में मैं कहूँगा, या जो अंदर के हमारे डिस्ट्रिक्ट्स हैं उनमें थोड़ी बहुत एक्टिविटी रहेगी, स्कैटर्ड तक आप कह सकते हैं, कुछ जगहों तक में हल्की मध्यम तक की। तो 1 और 2 में भी वो जुलाई में भी इसी तरह की एक्टिविटी है। लेकिन 3 तारीख में जब आप जाएंगे तो 3-4 तारीख में जो है जो बारिश की एक्टिविटी वो बढ़ेगी। थोड़ा जो है जो मानसून का फ्लो है वो ठीक ठाक मिलेगा, और उसकी वजह से आप ये कह सकते हैं कि अनेक जगहों तक में हल्की से मध्यम बारिश जो है वो प्रदेश में 3, 4, 5 तारीख में वो देखने को मिलेगी। मानसून का सीजन शुरू होते ही नेपाल सीमा से सटे जंगलों में शिकारियों की गतिविधियों को देखते हुए वन विभाग सतर्क हो गया है। वन विभाग ने सतर्कता बरतते हुए सुबह शाम जंगलों में मानसून कॉम्बिंग शुरू कर दी है। साथ ही रिजर्व फॉरेस्ट में आने जाने वाले हर व्यक्ति पर कड़ी नजर रखी जा रही है। और एक खटीमा का हमारा जो वन क्षेत्र है, ये वन्य जीवों से पूरा प्रचुर मात्रा में है यहाँ वन्य जीव। तो बरसात के पानी अक्सर आपने देखा होगा कि बरसात में जो है पानी जगह जगह भर जाता है, तो जानवर जो है उससे बचने के लिए ऊंचे स्थानों पर थोड़ा आते हैं। तो शिकार की थोड़ा संभावनाएं बरसात में ज़्यादा होती हैं, बढ़ जाती हैं। तो उसको रोकने के लिए हमने ये मानसून गश्त प्लान किया है पूरा सुरई रेंज में, खटीमा रेंज में और किलपुर। रामनगर में कॉर्बेट की सीमा से लगे सुंदरखाल गांव के ग्रामीण परेशान हैं। दरअसल वन विभाग का कहना है कि ये गांव उनकी जमीन पर बसा है, तो उधर ग्रामीण सुप्रीम कोर्ट के आदेश का हवाला दे रहे हैं। इस गांव को लेकर रामनगर वन प्रभाग और कॉर्बेट में भी
सीमा विवाद है। कॉर्बेट के अधिकारी मानते हैं कि ये गांव 2010 से टाइगर कंजर्वेशन प्लान में शामिल है, लेकिन इस गांव के प्रशासनिक अधिकार रामनगर वन प्रभाग के पास हैं। सत्तर साल पुराना गांव है, दलित गांव है, क्योंकि इसमें कोई बाहर के लोग नहीं हैं, ये सब त्वरित क्षेत्र के लोग हैं। और ये सरकार ने हमें हमेशा यही राजनीति की यूज करके हमको अभी तक हमारे साथ गुमराह किया है। और हमें ये समझ में नहीं बैठा, हमको ये भय पड़ा रहा है कि हमारे साथ क्या ये सरकार करने जा रही है कि जो अभी तक हमारे साथ किसी प्रकार का कोई फैसला हमारे बीच में नहीं।